डाइव में आपका स्वागत है। हम यहाँ जानकारी को खंगालते हैं और आपके लिए लाते हैं सबसे ज़रूरी बातें। और हाँ, अगर आपको इस तरह की गहरी पड़ताल पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आप कोई भी ज़रूरी विश्लेषण मिस नहीं करेंगे। आज हमारे रडार पर है अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब आरएचपी। ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है जल्दी ही। तो ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इनका मेन काम है स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाना। आज का हमारा मिशन है इस आरएचपी की गहराई में उतरना और समझना कि इस कंपनी और आईपीओ के बारे में क्या खास है, क्या जरूरी है। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड और ये काम कैसे करती है, इस आरएचपी से क्या पता चलता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो कंपनी है अमांता हेल्थ केयर, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तब नाम कुछ और था, मार्क पेरेंट्रल्स इंडिया लिमिटेड। और ये पहले पार्टनरशिप फर्म थी जो बाद में कंपनी बनी। फिर नाम भी बदला, 2005 में हुआ मार्क बायोसाइंसेज लिमिटेड। और फिर 2014 से हम इसे अमांता हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, और इनका मेन बिजनेस क्या है, मतलब क्या बनाते हैं ये लोग। इनका मुख्य फोकस है स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स पर, जिन्हें हम आम भाषा में पेरेंट्रल्स भी कहते हैं। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स यानी एलवीपी, जो सलाइन ड्रिप वगैरह होती हैं। फिर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स यानी एसवीपी, जैसे इंजेक्शन वायल। और एक इनका खास प्रोडक्ट है स्टेरेपोर्ट। ये बेसिकली दवा को विकसित करते हैं, बनाते हैं और मार्केट करते हैं। और ये प्रोडक्शन होता कहाँ है, इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आरएचपी के हिसाब से इनका सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही जगह पर होता है। सिर्फ एक जगह, कहाँ पर। हाँ, गुजरात में खेड़ा जिले में एक जगह है हरियाला। बस वहीं इनकी अकेली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ओह, ये तो थोड़ा मतलब सारा कुछ एक ही जगह। हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर भी है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पर प्रोडक्शन के लिए ये लोग अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे एसेप्टिक ब्लोफिल सील, मतलब ABFS। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक दाने से बॉटल बनती है, उसी मशीन में दवा भरती है और फिर बॉटल सील हो जाती है, सब ऑटोमेटिक। अच्छा, मतलब कंटामिनेशन का चांस कम रहता होगा। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ISBM और फॉर्म फिल सील यानी FFS टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। और प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मतलब किस तरह की दवाएं बनाते हैं और कौन खरीदता है इनसे। इनके पास करीब 47 से ज्यादा जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग दवाएं। ये दवाएं यूज होती हैं एनेस्थीसिया में, सर्जरी के दौरान, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डायलिसिस और मतलब हॉस्पिटल में लगने वाली आम दवाएं भी हैं। क्या है? पहला तो ये कि ये दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसे ये लोग प्रोडक्ट पार्टनरिंग कहते हैं, भारत में भी और विदेश में भी। ओके। और दूसरा, हाँ, भारत में ये अमांता ब्रांड नाम से भी अपने प्रोडक्ट्स बेचता है और इसके लिए इनका अच्छा खासा नेटवर्क है। आरएचपी बताता है कि मार्च 2025 तक 3200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट थे इनके पास। और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके, कई जगह एक्सपोर्ट करते हैं। करीब 19 देशों में इनके प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड भी हैं। जाहिर है कंपटीशन तो होगा ही इस फील्ड में। बहुत ज्यादा। और आरएचपी खुद ये मानता है उन्हें रीजनल कंपनियों से भी टक्कर मिलती है और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी। कुछ नाम भी दिए हैं आरएचपी में, जैसे एक्वालाइफ है, डेनिस केम लैब, फ्रीसेनियस कैबी इंडिया, ओत्सुका, ये सब बड़े नाम हैं इसी स्पेस में। चलिए अब थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 साल के नंबर्स क्या कहते हैं, आरएचपी में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो FY25 में, मतलब वित्त वर्ष 2025 में, इनका ऑपरेशन से रेवेन्यू था करीब 27,470 लाख रुपए। ये FY24 के 28,034 लाख से थोड़ा सा कम है, लेकिन FY23 के 25,912 लाख से ज्यादा है। तो रेवेन्यू में मतलब एक रेंज में ही रहा है, बहुत ज्यादा उछाल नहीं है। थोड़ी फ्लैट ग्रोथ कह सकते हैं। और मुनाफे का क्या हाल है। प्रॉफिट में कहानी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। FY25 में इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है 1,050 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ, और ये FY24 के 363 लाख के प्रॉफिट से काफी ज्यादा है, मतलब करीब करीब 3 गुना। वाह, ये तो बड़ा जंप है। लेकिन आपने कहा FY23। हाँ, FY23 में कंपनी को लॉस हुआ था, करीब 211 लाख रुपए का घाटा था। ओह, घाटा। तो ये तो चिंता की बात है। FY23 में लॉस क्यों हुआ था, कुछ बताया है आरएचपी में। हाँ, बताया है। वो लॉस बेसिकली एक अकाउंटिंग एंट्री की वजह से था।
एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी करीब 788 लाख की, जिसे उन्होंने राइट ऑफ किया था। अच्छा, मतलब ऑपरेशनल लॉस नहीं था वो। शायद नहीं, अगर वो एडजस्टमेंट हटा दें तो हो सकता है FY23 में भी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिट हो। लेकिन ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे रही है, कंसिस्टेंट नहीं है। समझ गई। अब आते हैं कुछ की रेशोज पर। कर्ज कितना है कंपनी पर? डेट इक्विटी रेशो कैसा है? कर्ज, ये एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर। 31 मार्च 2025 तक कंपनी पर टोटल कर्ज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मिलाकर करीब 19,500 लाख रुपए का था। 19,500 लाख, बाप रे। हाँ, और इस कर्ज के सामने उनकी इक्विटी देखें तो डेट इक्विटी रेशो आता है 2.02। 2.02, ये तो बहुत ज्यादा है। आमतौर पर 1 से नीचे को सेफ मानते हैं। बिल्कुल, ये पिछले सालों से कम जरूर हुआ है। FY24 में 3.10 था, FY23 में 3.43 था, तो सुधार है, लेकिन 2.02 अभी भी काफी हाई माना जाएगा। ये कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो कैसा है? रो एन ऑन यानी शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर रिटर्न, वो FY25 में 10.89% था। ये FY24 के 5.48% से तो बेहतर है। लेकिन FY23 में तो लॉस था। हाँ, FY23 में लॉस की वजह से ये नेगेटिव था, -3.36%। तो यहाँ भी सुधार तो दिख रहा है, पर कंसिस्टेंसी की कमी है। RHP में उन्होंने अपनी तुलना डेनिस केम लैब से भी की है, जो लिस्टेड है। जैसे FY24 में अमांता का रेवेन्यू डेनिस कैम से ज्यादा था। ईबीटा मार्जिन भी अमांता का बेहतर था। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अमांता का सिर्फ 1.30% था, जबकि डेनिस कैम का 4.66% था। मतलब रेवेन्यू ज्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिट कमाने में डेनिस केम ज्यादा एफिशिएंट रही FY24 में। तो मतलब तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। रेवेन्यू स्टेबल है, हाल में प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा दबाव में रहा है। कंसिस्टेंसी एक इशू लगता है। अब बात करते हैं जोखिमों की। कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं होता। इस RHP में अमांता हेल्थ केयर से जुड़े मेन रिस्क क्या बताए गए हैं, जिन पे ध्यान देना जरूरी है? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क जिसका हमने पहले जिक्र किया, हाँ। वो है इनका सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर डिपेंडेंट होना। जैसा हमने बात की, सब कुछ गुजरात के हरियाला प्लांट से बनता है। हाँ। अगर भगवान ना करे वहां कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई स्ट्राइक, मशीनरी ब्रेकडाउन या कोई रेगुलेटरी इशू, तो सोचिए कंपनी का पूरा प्रोडक्शन ठप हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। सारे अंडे एक ही टोकरी में। बिल्कुल। दूसरा बड़ा रिस्क है क्वालिटी कंट्रोल का। RHP में दो पुरानी घटनाओं का जिक्र है। एक 2015 की, जब गुजरात FDA ने इनके एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाया था। अच्छा। और एक 2014 की, जब US FDA ने इनके प्लांट में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जिसके बाद कंपनी ने खुद ही US के लिए एक दवा एप्लीकेशन वापस ले लिया था, ये कहते हुए कि वो कमर्शियली वायबल नहीं रहा। हालांकि ये पुरानी बातें हैं। हाँ, पुरानी है, लेकिन फार्मा में क्वालिटी का इशू कभी भी आ सकता है, और इससे कंपनी की रेपुटेशन और बिजनेस दोनों पर बुरा असर पड़ता है। सही बात है। और ग्राहकों पर कितनी निर्भरता है, क्या कुछ ही बड़े कस्टमर्स हैं? ये भी एक पॉइंट है। FY25 में टॉप 5 कस्टमर से 16.84% रेवेन्यू आया था और टॉप 10 से करीब 28.59%। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं लगता? नहीं, उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉप 5 या टॉप 10 वाला बड़ा क्लाइंट चला जाए या ऑर्डर कम कर दे, तो रेवेन्यू पर असर तो पड़ेगा ही। फिर एक रिस्क है कच्चे माल का। ये लोग प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए ये कुछ ही सप्लायर्स पर निर्भर हैं, और इन ग्रैन्यूल्स की कीमतें कच्चे तेल से जुड़ी होती हैं, जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। और कच्चा माल तो इनके खर्च का बड़ा हिस्सा होगा। हाँ, FY25 में करीब 38-39% खर्चा कच्चे माल का ही था। तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। और वो भारी कर्ज जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो तो अपने आप में एक बड़ा रिस्क है। डेफिनेटली। करीब 19,500 लाख का कर्ज और 2.02 का डेट इक्विटी रेशो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। RHP ये भी बताता है कि प्रमोटर भावेश पटेल ने कंपनी के कुछ लोन्स की पर्सनल गारंटी दी है और कुछ शेयर भी गिरवी रखे हैं। ओह, तो अगर कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट करती है तो उसका असर सीधा प्रमोटर पर भी आ सकता है। ये एक एडेड रिस्क है। इनके अलावा जाहिर है इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है। रेगुलेटरी रिस्क हमेशा रहता है फार्मा में, जैसे सरकार कभी भी दवा की कीमतें कंट्रोल कर सकती है, TPCO। फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क है क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, और जैसा हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी में उतार चढ़ाव रहा है। और IPO से जुड़े रिस्क भी होंगे। भी है। ठीक है, रिस्क तो काफी हैं, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। कंपनी की ताकतें क्या हैं और भविष्य में ग्रोथ के क्या मौके दिख रहे हैं? RHP क्या कहता है इस बारे में? हाँ,
ताकतों की बात करें तो आरएचपी सबसे पहले अनुभवी प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम का जिक्र करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर भावेश पटेल शुरू से कंपनी के साथ हैं। उनके पास अपनी R&D और क्वालिटी टीम भी है, जिसमें मार्च 2025 तक 123 लोग थे। हम्म। ये एक स्ट्रेंथ है। अब प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी। हाँ, उनका 47 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और वो जो एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ABS, FFS इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी एक ताकत है क्वालिटी के लिहाज से। भारत में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी फैला हुआ है, 320 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 19 देशों में एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है, तो मार्केट तक उनकी पहुंच अच्छी है। और भविष्य के अवसर, ग्रोथ कहाँ से आएगी? देखिए, मौके तो हैं। भारतीय फार्मा मार्केट वैसे भी बढ़ रहा है और खासकर इंजेक्टेबल्स का सेगमेंट जिसमें अमानता है, उसमें ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है। आरएचपी में क्रिसिल की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। कंपनी का प्लान है कि वो अपने मौजूदा कस्टमर से और बिजनेस लें, नए कस्टमर्स बनाएं और शायद नए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें। और वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाली बात? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। FY25 में उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन LVP में 91%, SVP में 99% और स्टेबोट्रॉप में 91% था। ये बहुत हाई है। मतलब डिमांड अच्छी है। बिल्कुल, डिमांड अच्छी है, तभी तो प्लांट लगभग फुल चल रहे हैं और इसीलिए वो IPO से पैसा जुटाकर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है, बढ़ी हुई कैपेसिटी से और ज़्यादा माल बेचना। चलिए, अब सीधे आईपीओ की डिटेल्स पर आते हैं। ये इशू कैसा है? ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इशू? ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है और सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कोई पुराना शेयर होल्डर अपना हिस्सा नहीं बेच रहा। कुल 1 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने का प्लान है। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। कितना पैसा जुटेगा वो इशू प्राइस पर डिपेंड करेगा, जो अभी अनाउंस होना है। ओके, और ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होगा? लिस्टिंग कहाँ होगी? हाँ, ये बुक बिल्डिंग इशू है और शेयर्स BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। अलॉटमेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा? रिटेल निवेशकों के लिए कितना कोटा है? अलॉटमेंट सेबी के नियमों के हिसाब से होगा। कम से कम 35% रिटेल इन्वेस्टर्स यानी RII के लिए रिजर्व्ड है, कम से कम 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs के लिए। और QIB वाले हिस्से में से भी 60% तक एंकर इन्वेस्टर्स को पहले ही दिया जा सकता है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग इशू के बाद कितनी रह जाएगी? इशू से पहले उनकी होल्डिंग 61.53% थी। नए शेयर आने से उनकी परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का रहेगा क्योंकि ये फ्रेश इशू है। लिस्टिंग T+3 बेसिस पर होगी, मतलब इशू बंद होने के 3 वर्किंग डेज में लिस्टिंग हो जानी चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? ये निवेशकों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और आरएचपी इस बारे में काफी क्लियर है। जो भी नेट प्रोसीज होंगी, मतलब इशू के खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचेगा, उसका इस्तेमाल मेनली 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में होगा और दोनों ही उनके हरियाला प्लांट में होंगे। अच्छा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल। पहला, वो स्टेरल रिपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाएंगे। इसके लिए करीब 9,000 लाख का खर्चा आएगा, जिसमें से 7,000 लाख IPO से आएंगे। और दूसरा, वो SVP यानी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स के लिए भी एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालेंगे। इस पर करीब 3,013 लाख का खर्चा आएगा और ये पूरा पैसा IPO से आएगा। तो मतलब सारा पैसा सीधे कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहा है? हाँ, इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मेन फोकस पूरी तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर है। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है कि पैसा कंपनी की ग्रोथ में ही लग रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर सीरियस है और उनके पास डिमांड भी है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने अमांता हेल्थ केयर के RHP को काफी गहराई से देखा। कंपनी का इतिहास है, बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है क्योंकि एक ही प्लांट पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी ठीक है, फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू स्टेबल है, प्रॉफिट हाल में बढ़ा है पर पहले लॉस भी था और कर्ज का लेवल वो काफी चिंताजनक है। रिस्क भी कई सारे हैं, सिंगल प्लांट, क्वालिटी, कंपटीशन, कर्ज। बिल्कुल। दूसरी तरफ ताकतें भी हैं, अनुभवी मैनेजमेंट, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सबसे बड़ी बात ये IPO, जिसका पैसा सीधे कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहा है, जो कि एक बड़ा अवसर भी है। हाँ, RHP एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करता है जो अपने मार्केट में बड़ी बनना चाहती है और उसके लिए जरूरी कदम उठा रही है, भले ही उसमें रिस्क क्यों ना हो। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये जो इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान है जो पूरी तरह IPO के पैसे पे निर्भर है और ये ऐसे समय में आ रहा है जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
अभी स्टेबल हुई ही है और कर्ज इतना ज्यादा है, तो क्या ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो बाजार के मौकों को भुना लेंगे, या फिर मौजूदा रिस्क फैक्टर्स, खासकर भारी कर्ज और सिंगल प्लांट डिपेंडेंसी को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा दाव है, एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है? ये सच में $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या रिवॉर्ड्स रिस्क से ज्यादा हैं? क्या कंपनी इस एक्सपेंशन को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएगी? क्या वो अपना कर्ज मैनेज कर पाएगी? निवेशकों को आरएचपी में दी गई सारी जानकारी, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड, मैनेजमेंट की बातें और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इन सब को तौल कर ही अपना फैसला लेना होगा। ये सीधा हाँ या ना का मामला नहीं है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है अमांता हेल्थकेयर के आरएचपी का ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की और गहराई में जाने के लिए। धन्यवाद।